तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सूरन की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। कृषि विविधीकरण अपनाए किसान का अनुभव। सब्जी वर्गीय फसलों में सूरन यानी जिमीकंद का विशेष स्थान होता है, जिसकी खेती उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों सहित लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। अभी तक तो किसान इसकी खेती छोटे स्तर पर करते आ रहे थे, लेकिन इसकी मांग एवं भाव बढ़ने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अतः अब बात आती है कि हमारे किसान सूरन की उन्नत खेती तकनीक को कैसे अपनाएं, जिससे आपको अच्छी उपज एवं आय मिले। तो किसान भाइयों, सूरन की खेती पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। सूरन, जिसे ओल और जिमीकंद नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनेक औषधीय गुण होने के कारण आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह बवासीर, पेचिस तिल्ली की सूजन, रक्त विकार नाशक, दमा, वमन, फेफड़े की सूजन आदि में औषधि बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इसका उपयोग सब्जी एवं अचार अन्य रूपों में होने लगा है। पहले इसकी लोकल देशी प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गले में जलन होती है। इस कारण इसका उपयोग बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में इसकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे गले में जलन नहीं होती है। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ने लगी है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। अतः आप भी सूरन की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं। इसकी किस्में मुख्यतः कंद के गुणों के आधार पर इसे दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घन कंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घन कंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा, यह तीव्रता रहित किस्म है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। संतरा गाची, इस किस्म के लिए पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। इसके घन कंद थोड़े कड़वे होते हैं। इस किस्म के कंद खुरदरे और मक्खनी रंग के होते हैं। हैदराबादी और त्रिवेंद्रम किस्में यह अधिक उपज देती हैं और इनके कंद स्वाद में कम तीव्रता वाले होते हैं। आजाद सूरन, इस किस्म में तीव्रता नहीं होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। इसकी खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश उर्वरक के रूप में डालना उपयुक्त है। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए। एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जहां सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो तो अच्छी उपज के लिए फसल की अगेती बुवाई मार्च से अप्रैल में करते हैं। साधारणतया सूरन की बुवाई जून माह तक करते हैं। बोने के पूर्व कंदों को उपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिसान 5 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में कंद को 25 से 30 मिनट उपचारित कर छाया में सुखाने के बाद ही लगाएं। खेत तैयार करने के बाद सही विधि बुवाई करना चाहिए और सूरन के लिए गड्ढों बुवाई विधि से बुवाई करना उत्तम रहता है। इसके लिए 1 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा आकार के गड्ढों को खोद लेना चाहिए और इन्हीं गड्ढों में घन कंदों की बुवाई की जाती है। गड्ढों में घन कंद बोने के उपरांत मिट्टी से ढक देते थे और पिरामिड के आकार में चारों ओर से घेरा बना देते हैं। गड्ढों के ऊपर घास फूस से ढक देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और अंकुरण अच्छा होता है। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। कोई भी फसल रोग कीटों के प्रकोप के बिना अछूती नहीं है। उसी तरह सूरन की फसल भी अछूती नहीं है। इसमें झुलसा रोग, जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का लक्षण आते ही बाबिस्टीन अथवा इंडोफिल M45 का 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से 2-3 छिड़का व 15 दिन के अंतराल पर करें। दूसरा मुख्य रोग तना गलन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में सूरन की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त व सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कॉलर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कंद लगाने से पूर्व इसे बताई गई विधि से उपचारित कर लें। कैप्टॉन दवा के 10% घोल को 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार पौधे के आसपास भूमि को भिगो दें। आप सूरन की खेती के सभी प्रबंधन सही प्रकार से कर लेते हैं तो सूरन के बुवाई के 7 से 8 महीने बाद कंद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, तब कंदों को खुदाई कर अच्छी तरह से मिट्टी को सफाई कर उसे 2-3 दिन धूप में रखकर सुखा लें। कटे या चोटग्रस्त कंदों का स्वस्थ कंदों से अलग कर इसके बाद कंदों को किसी हवादार भंडार गृह में लकड़ी के मचान पर रखकर भंडारित करें। इस बार ओल को 5 से 6 माह तक आसानी से भंडारित किया जा सकता है।
सूरन की वैज्ञानिक खेती करने पर इसका न्यूनतम उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यदि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ओल की खेती की जाए तो इससे प्रति हेक्टेयर रुपए 1,25,000 तक शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतर किसान भाई अपनी खेतों में एक ही फसल चक्र अपनाकर खेती कर रहे हैं, जिससे उनको अधिक आय भी नहीं मिल रही है और उनकी भूमि का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। खेती से ज्यादा आय लेने हेतु किसानों को अपनी फसलों में विविधीकरण अपनाना होगा, जिसमें आपको फसल के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, सब्जी उत्पादन, बागवानी इत्यादि पर विशेष बल देना होगा, जिसे साबित किया है बिजनौर के एक किसान शरद कुमार ने, जिन्होंने 7 से 8 वर्षों से खेती में विविधीकरण अपनाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त किया है। आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। मैं अपने पास खेती भी करता हूँ, पोल्ट्री भी है, फिशरी भी है और मैं अपनी थोड़ी सी अपनी बागवानी भी करता हूँ। और मेरे साथ इसके साथ में मेरे उसमें पशुपालन डेयरी का भी काम है, जो दूध का काम होता है। दूध में अपना यहाँ से मेरे पास गाय हैं, करीबन 10 गाय हैं और 2 मेरे पास भैंस भी हैं साथ में। वैरायटी मेरे पास हैं हॉस्टन फ्रीजियन मिक्स, सारी मिक्स वैरायटी हैं, क्योंकि प्योर ब्रीड यहाँ पे चल नहीं पाती, जिस वजह से सर्वाइव नहीं कर पाती, जिस वजह से मैंने मिक्स ब्रीड ले रखी है। तो मिक्स ब्रीड लेने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो दूध का जो प्रोडक्शन है वो पूरा आता है और फैट और SNF सही आता है। और मेरा इस दूध का जो काम है ये चलता है और इससे मेरे को रोज़ की आमदनी मिलती है। चाहे दूध का रेट 20 रुपये हो, चाहे दूध का रेट 30 रुपये हो, कहीं दूध का रेट जो भी रेट हो, 5 किलो दूध का पैसा तो वो गाय स्वतः ही खा लेती है और 5 किलो दूध आपका नेट बचता है। तो 5 किलो दूध का मतलब समझ लीजिए 110 रुपये हम एक गाय हमें पर डे छोड़ती है। अच्छा, मैं ये भी किसान भाइयों मैं ये भी करता हूँ कि जैसे गाय पुरानी हो जाती हैं, जैसे मैं गाय पहली दूसरी टाइम समय की गाय लाता हूँ और जब वो 5वीं 6ठी बार दूध देने लगती होती है ब्याने वाली, तो मैं गाय को मैं छटनी कर देता हूँ, मैं बेच देता हूँ। छोटे छोटे किसान मेरे पास से और ले भी जाते हैं, जिससे दूध का छोटे किसानों को सस्ती में गाय मिल जाती हैं और उनके पास भी दूध का काम हो जाता है और मेरे पास से जो दूध नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है वो हम उसको निकाल देते हैं। और मेरे पास तालाब करीबन 3 एकड़ का तालाब है और 3 एकड़ में मेरे पास सिल्वर है, सिल्वर मछली है, कॉमन ग्रास कार्प है और ग्रास कार्प है, रोहू है। ये तीन वैरायटियाँ हैं, इसे डाल रखा है और इसको हमने जुलाई में हम डालते हैं और इसको मार्च और अप्रैल में करीबन निकाल देते हैं। मेरे जैसे गांव के पास मेरा तालाब है, उस तालाब में मैं मेरे जो गांव के जो पशु आते हैं, जैसे गोबर है उसका जितने भी चिचड़ी नहलाने आते हैं, वो भी एक अपने आप ही उसको खुराक मछली के लिए खाने का खुराक बनती है। प्रति समय से मेरे को जाल डालना पड़ता है और जाल डालने के साथ साथ मेरा करीबन मार्च अप्रैल में 2 से 2.5 किलो की मछली निकल जाती है। तो ये मेरा एक तालाब के साथ साथ खेती के साथ साथ मेरा खेती के साथ साथ मेरा ये रोजगार भी साथ साथ चल रहा है और ये विविधीकरण में मेरा काम आता है। इस तालाब से मैं कम से कम 3 लाख रुपए करीब इसकी आमदनी कर लेता हूँ। इसमें मजदूर का खर्चा भी है, मछली के बीज का पैसा भी है और इसमें थोड़ा बहुत जाल डालना या हर महीने का ये सब का खर्चा भी आता है और मछली पकड़ने का भी आता है। जैसे आपकी फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, पालक हो गया, आपका चना हो गया और आपका मूली हो गई, सलजम हो गए और आपके मेथी हो गई, आपका बथुआ हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये मेथी और क्या नाम है पालक और धनिया
और आपकी मूली और शलजम, ये तो सीधे आप सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। और इसमें मेरे पास जो डेयरी है, पोल्ट्री है, तो उसकी जो कंपोस्ट खाद है, मतलब जो खाद उसका गोबर जो हम चढ़ाते हैं, वो मतलब गड्ढा में खोद के जो गला हुआ खाद होता है, कंपोस्ट खाद, उसको हम अपने इसमें खेती के लिए सब्जी वाले जो प्लॉट हैं क्यारी में, उसको डाल के, उसको मिला के, बना के, तब जैविक खाद में उसको हम जैविक खेती करने की कोशिश करते हैं, जिससे मनुष्य को फ़ायदा दे। मैंने इसके अलग अलग प्लॉट बनाए हैं, जैसे आपने हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा प्लॉट बनाया है। जैसे आधा बीघे का एक हफ्ते में निकालना है, आधा बीघा एक हफ्ते में निकालना है, तो इस तरह से हमने अपने प्लॉट निकाले हैं। जैसे अब आपकी हमारे इसके बाद गोभी ख़त्म हो जाएगी, पालक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास सब्जी का फसल आती है, लौकी आती है, जायद की सब्जी की फसल आती है, जिसमें लौकी है, खीरा है, करेला है, और आपकी तोरी है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है। तो बैंगन तो चलिए साल भर की एक क्रॉप होती है, बैंगन को तो हम लगा देते हैं, परंतु ये है कि ये फसल के साथ साथ, इसके साथ साथ हम अपनी इसकी जो खेत में ही एक मेन बनवा के अलग अलग उसकी खुदाई करा के वहीं पे उसकी ट्रांसप्लांट करा देते हैं, और ट्रांसप्लांट करके वो हमारा जब तक फसल तैयार होती है, ख़त्म होती है, हमारी दूसरी फसल तैयार होने लगती है। ये हम 2 एकड़ में कर रहा हूँ, और 2 एकड़ ये मेरा पोल्ट्री पास में ही है। पोल्ट्री के साथ साथ जो मेरी जो पोल्ट्री को देखती है लेबर, वो ही इसको भी देखती है। तो अगर आप इसमें बीज का खर्च का हिसाब जोड़ते हैं, तो इसमें हम जो मानते हैं कि बीज का खर्च अलग है, लेबर का खर्च अलग है, और फर्टिलाइजिंग का खेत अलग है, जो मतलब हम गोबर की खाद का भी है, और थोड़ा बहुत हमें डाया भी फास्फोरस डालना पड़ता है, तो वो सब का खर्च निकाल लेते हैं। तो तकरीबन ये आपका 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये एकड़ के करीब खर्च आ जाता है। और अगर हम शुद्ध आमदनी की बात करते हैं कि जो हमारी लेबर है वो पोल्ट्री में भी काम कर रही है, थोड़ा फिशरी में भी काम कर रही है, तो उसका हिसाब जोड़ जाड़ के हमारा पास जो खेती में जो हम फ़ायदा ले लेते हैं, वो 35 से 40 हज़ार एकड़ का करीबन हम साल भर में इससे फ़ायदा ले लेते हैं। अगर किसान भाई इसका जो सब्जी करे, तो उसका अगर आपने हिसाब जोड़ता है, तो अपने घर में जो हम सब्जी खाते हैं, तो उसका हिसाब तो कोई जोड़ता नहीं है, परंतु वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। गेहूँ की खेती इस टाइम खड़ी है मेरे खेत में, और बीज उत्पादन के लिए खड़ी है, और ये करीबन 40 एकड़ में मेरे पास खड़ी है, गेहूं का एरिया है। और ये गेहूं मेरा जितना भी है सब बीज के लिए है, और जिसको बीज के लिए, और ये नई वैरायटीज होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास WH 1105 है, HD 2967 है, और DBW 88 है, और HD 3086 है। ये वैरायटियाँ मेरे पास अभी हैं, और इन वैरायटियों को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये फाउंडर सीड आता है, और फाउंडर सीड को मैं लगा के इसको ट्रीट करता हूँ। और इसकी जो जानकारी है मेरे को KVK कृषि विज्ञान केंद्र जिसे कहते हैं, हर ज़िले में होती है। हमारे यहाँ नगीना में है, जो नगीना वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं ये मेरे को प्रोवाइड करते हैं। तो कटाई का समय में मैं अपने सब बीज का जितनी मेरे पास वैरायटीज़ हैं, उन बीज को अलग अलग करके और उसको अच्छी तरह से वैरायटी ग्रेडिंग करके उसको रखता हूँ। और ग्रेडिंग करने के बाद उसको छनवा के जैसे होता है, छानने के बाद मोटा दाना अलग करता हूँ, और कटा हुआ और बारीक दाना को अलग करता हूँ। और वो जो मेरा है, जैसे आमतौर पे जो किसानों का 1400-1500 रुपये, 1400 रुपये के आसपास, जैसे इस साल सरकार का रेट 1450 के आसपास है तो पर कुंटल, तो वो बिकता है। तो मेरा ये 2000 के आसपास रेट में चला जाता है, जो किसान भाइयों के लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ में ये मेरा इसमें मधुमक्खी का भी इसलिए साथ में करने जा रहा हूँ कि मधुमक्खियों के साथ में इसलिए फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो हमारे सब्जियाँ हैं, फल हैं, उसके फल से वो जो रस चूसेंगी, फूल से रस लेंगी, वो उससे हमारा मधुमक्खियाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स मतलब उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और मेन के ऊपर मैं अपना रख के डिब्बे और उसका मधुमक्खी पालन भी करने जा रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है, मतलब आप ये सब चीज़ें करने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, एक क्रॉप पे आप डिपेंड नहीं है। आमतौर पे सब किसान खेती में या तो गेहूँ कर रहा है, या धान कर रहा है, या गन्ना कर रहा है, या सरसों कर रहा है। परंतु अब एक चीज़ अगर फसल ख़राब हो गई,
चाहे भगवान के द्वारा खराब हो गई, चाहे वो बाजार के द्वारा खराब हो गई, चाहे किसी के द्वारा खराब हो गई, तो किसान के जीवन यापन में समस्या आती है। तो आपके विविधीकरण मतलब आप हर चीज़ साथ साथ में अपनी खेती के साथ साथ जितनी भी खेतियाँ हैं ये आप करते हो, तो कोई कभी कोई फ़ायदा देगा, कभी कोई फ़ायदा देगा, कभी कोई फ़ायदा देगा, और कभी ऐसा हो सकता है हर फसल आपको फ़ायदा दे, तो आपका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से चालू रह सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन? भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बागवानी के अंतर्गत कटहल की बात करें तो बागों में इस समय फल लगे हैं और आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त फलत मिले, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के प्रति ध्यान दें, जिसमें मुख्य रूप से उर्वरक, सिंचाई एवं कीट प्रबंधन प्रमुख है। अतः कटहल की बाग में इन सभी पहलुओं की जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PN कटियार को। मैं आज आपको कटहल की बागवानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा कि कटहल में फूल आ रहे हैं और इस समय यदि हमने किसी प्रकार की देखरेख में कमी कर दी तो निस्संदेह हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। इस समय जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ध्यान रखने के लिए, चूंकि फल आ चुके हैं, आ रहे हैं, फल सेट हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब पौधों को नमी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। चूँकि तापक्रम भी बढ़ रहा है, जो उपलब्ध नमी है वो भी कम होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में हल्की सिंचाई आप हर सप्ताह 10 दिन पे, जिस प्रकार की आपकी भूमि है उस तरह से सप्ताह 10 दिन पे हल्की सिंचाई प्रति पौधे को अवश्य मिलती रहे। यूँ किसान भाइयों, बगीचे के लिए खरपतवार भी बहुत हानिकारक होते हैं। यदि बगीचे में खरपतवार हैं तो हल्की निराई गुड़ाई अवश्य करते रहें ताकि हवा का प्रवेश होता रहे, खरपतवारों से होने वाली जो पोषक तत्वों का ह्रास है उसको नियंत्रित कर सकें। एक प्रमुख रोग होता है जिसको हम कहते हैं खर्रा रोग या अंग्रेजी में पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, जिसकी पहचान है कि फलों पे, पत्तियों पे सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है और ये पाउडर जैसा जब फलों पे या पत्तियों पे आ जाता है तो अंत में पत्तियाँ काली पड़ जाती, गिर जाती और फल भी ड्रॉप कर जाते हैं, फल भी झड़ जाते हैं, उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यदि आपको अपने बगीचे में यदि इस तरह का रोग दिखाई देता है, कहीं भी पाउडरी मिल्ड्यू जैसा जिसमें पत्ती और फलों पर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है, तो कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर की दर से, यदि जवान पौधा है 10-12 साल का तो 10-12 लीटर पानी लगेगा। इतनी 10-12 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करके 10-12 लीटर पानी को पूरे पौधे पर अच्छे ढंग से छिड़काव कर दीजिए ताकि ये इस रोग से बचाव हो सके और 1 सप्ताह के अंतराल पर इस दवा का पुनः छिड़काव कर दें। 2 छिड़काव से ये दवा का जो प्रभाव है उससे ये बीमारी नियंत्रित हो जाएगी और उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होगा। किसान भाइयों, तीसरा जो इस समय ही सबसे ध्यान देने की चीज़ है, कटहल में एक प्रमुख कीट है जिसको हम मैंगो मिली बग कहते हैं। सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा होता है और इस समय चूँकि फल मुलायम है, जो फूल है वो तो फूल की अवस्था में है, मुलायम है, ये कीड़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पेड़ों पे चढ़ते हुए ये कीड़े नज़र आते हैं। ये फूलों का, ये मुलायम फलों का रस चूसते हैं और वो फल ड्रॉप कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यदि
इस तरह का कीड़ा भी आपके बगीचे में दिखाई देता है तो तुरंत आप 1 मिलीलीटर से 1.5 मिलीलीटर दवा मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से, वही 10-12 लीटर पानी जवान पौधे में लगता है, इसका छिड़काव प्रति पौधे की दर से कर दें तो इस कीड़े का भी नियंत्रण हो जाता है। तो इन अगर 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने ध्यान में रख लिया तो कटहल जैसे फल से हम आसानी से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रसड़ा बलिया के मुन्नीलाल यादव ने। आप गन्ने की प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। पहले किसान भाइयों, जैसे हम गन्ना लगाएंगे तो गन्ने के लिए एक उपयुक्त समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगेती प्रजाति है, अगेती प्रजाति में किसान भाई जैसे 8436 कोसा 8436 बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति कोपंत 3220 बहुत अच्छी प्रजाति है, उसको भी किसान भाई अगेती प्रजाति के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं और इसमें 8436 के बजाय अधिक गन्ना उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा जो हमारा करनाल सेंटर है, करनाल से भी 2 प्रजातियां निकाली गई है, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है। जैसे आपकी है CO 0238 और CO 0239 जो करण 4 और करण 6 के नाम से जो है लोगों के बीच में जानी जाती है। ये भी अगेती में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। और यदि हम यहाँ की बात करें तराई में, तो तराई में 0238 जो है CO 0238 वो प्रजाति बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये अगेती प्रजातियां हैं। इनके अलावा कुछ मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों में जैसे हमारी पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति कोपंत 97 222 और कोपंत 99 214 दोनों बहुत बढ़िया उनकी दोनों की परफॉर्मेंस है और उपज क्षमता भी बहुत बढ़िया है। इनके अलावा किसान भाई जैसे कोसा 8432 है, उस प्रजाति को भी प्रयोग कर सकते हैं। कोसा 767 आज के समय में भी चल रही है, तो वो भी अच्छी प्रजाति है और वो विषम परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। कोसा 97 264 जो है वो भी मध्य देर से पकने वाली प्रजाति है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये जो भी मैंने अभी आपको जितनी भी प्रजातियां बताई है, इन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और इनकी जो उपज देने की क्षमता है वो भी लगभग 800 से लेकर 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इनमें उत्पादन क्षमता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल के कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। चौलाई की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।